दोस्तों 26 साल की उम्र में इंडिया को पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल दिलाने वाले के.डी. जाधव की लाइफ स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा दुख भरी भी है, क्योंकि अपना घर गिरवी रखने से लेकर अपने गांव वालों का कर्जा लौटाने तक की जो कहानी है वो आपको जरूर ही अचंभित और हैरान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड। वैसे तो मैं अपने चैनल पे फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी बातें करता हूँ। ओलंपिक्स चल रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको इंडिया का पहला इंडिविजुअल जो मेडल है ओलंपिक में, जिस इंसान ने हमारे भारत देश को दिलाया, उसके बारे में आपको जरूर बताऊं। वैसे तो टीम इवेंट में हॉकी में हमें पहले भी मेडल मिल चुके थे। ये बात है 1952 की, जब हमें ओलंपिक में के.डी. जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। बात करते हैं शुरू से। खशाबा दादा साहेब जाधव के.डी. जाधव, जिनका जन्म 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र में कराड के पास गोलेश्वर नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता दादा साहेब जाधव अपने जमाने के बहुत ही जाने माने पहलवान रह चुके थे। मैं आपको बता दूं कि 1952 के ओलंपिक्स में जो मेडल रेसलिंग में इन्होंने हमें दिलवाया था, उसके 44 साल बाद कहीं जाके 1996 में इंडिया को अपना दूसरा इंडिविजुअल मेडल मिला था, जो कि लीडर पेस ने टेनिस में दिलवाया था। वैसे तो बचपन की उम्र से ही के.डी. जाधव ने अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, लेकिन एक इंसिडेंट काफी चर्चा में रहा कि जब वो कॉलेज में थे तो उन्हें रेसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया स्पोर्ट्स के टीचर ने, क्योंकि जो उनकी कद काटी थी वो एक रेसलर जैसी नहीं दिख रही थी। और इसी बात से नाराज होकर के.डी. जाधव पहुंच गए सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में और उनसे ये गुहार लगाई कि मुझे भी रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना देना चाहिए। फाइनली उनकी डिमांड मान ली गई और उन्हें रेसलिंग में मौका मिला खेलने का स्कूल कॉलेज लेवल पे, और वहां पर वो जीत भी गए। और इस तरीके से उनकी रेसलिंग में पार्टिसिपेशन और कंपटीशन स्टेट लेवल तक चलते रहे। और बात आई 1948 के लंदन ओलंपिक्स की। इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में रेसलिंग के लिए हो भी गया, लेकिन उन दिनों आने जाने का खर्चा ओलंपिक्स में खिलाड़ी को खुद से करना पड़ता था। और यहाँ पे के.डी. जाधव को एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रेनिंग और मेहनत करने के साथ साथ पैसों की भी बहुत जरूरत है। गांव वालों से कुछ चंदा लिया, कुछ लोन लिया, कुछ उधार भी लिया और कुछ मदद ली गई उस टाइम के कोल्हापुर के महाराज से, और के.डी. जाधव रवाना हो गए लंदन के लिए। लंदन ओलंपिक्स में जाने के बाद भी बहुत बड़ी कहानी है कि किस तरीके से उन्हें आधे घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए था और उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया। और लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और पूरी जोर लगाए, लेकिन वो 6th पोजीशन पर ही उन्हें सेटिस्फाई रहना पड़ा। लंदन ओलंपिक से वापस आने के बाद के.डी. जाधव को एक और बात समझ में आई कि भाई ये ओलंपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उस समय हिंदुस्तान में, हमारे भारत में रेसलिंग के लिए मैट तो होते ही नहीं थे और सब मिट्टी में ही रेसलिंग करते थे। के.डी. जाधव ने भी अपनी प्रैक्टिस मिट्टी में ही की। इनफैक्ट अगला जो ओलंपिक्स हुआ 1952 का हेलसिंकी फिनलैंड में, वहां पर भी वो मिट्टी में प्रैक्टिस करके ही गए। खैर, वो 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक्स में कैसे पहुंचे, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लंदन से आने के बाद 4 साल का टाइम था जाधव के पास और उन्होंने खूब मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इस बार भी पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा इस बार तो उन्हें अपना नाम प्लेयर्स की लिस्ट में लिखवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ी, वरना हमारे इंडियन टीम के ऑफिशियल्स ने तो उनका नाम ओलंपिक टीम की लिस्ट से डिलीट ही कर दिया था। वो तो भला हो उस टाइम के पटियाला के महाराज का, जो कि खुद स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते थे। उनके पास जाके के.डी. जाधव ने गुहार लगाई कि मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, और फिर उन्होंने बाकी के रेसलर के साथ दोबारा से सबको हराया और सबको हराने के बाद उनका नाम शामिल किया गया ओलंपिक्स के लिए। अब जब बात दोबारा से पैसे की आई तो वापस से उन्होंने गांव-गांव के हर घर में जाके दरवाज़ा खटखटाया, हर एक से उधार मांगा, कर्जा मांगा, किसी ने हेल्प की, किसी ने नहीं भी की। और जब सारा पैसा पूरा नहीं हो पा रहा था तो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, मोरारजी देसाई, उनके पास ये लोग गए पैसा मांगने के लिए कि हमें इस खिलाड़ी को ओलंपिक के लिए भेजना है। 4000 रुपये मांगे थे, लेकिन वो भी नहीं मिले। थक हार के इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और इन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया 7000 रुपये में मराठा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। और बाकी के किट, ड्रेस, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह, इन सब का इंतजाम जो है वो दोस्तों ने और वेल विशर्स ने चंदा इकट्ठा करके किया। फाइनली ओलंपिक में जाने के बाद उन्होंने 57 kg की वेट कैटेगरी में रेसलिंग की और उन्हें इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था, जो कि इंडिया का पहला इंडिविजुअल मेडल भी था। लेकिन हाँ, उसी ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम को मिला था गोल्ड मेडल। सारे देश में उस गोल्ड मेडल की ही बात हो रही थी और जाधव के ब्रॉन्ज मेडल की बात
नहीं हो रही थी। और वैसे भी वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि कोई रेसलिंग में भी मेडल आया है। लेकिन ओलंपिक में उनकी ये जीत को उनका गांव बिल्कुल भी नहीं भूला था। सरकार ने तो उन्हें कोई शाबाशी या वेलकम नहीं दिया था, लेकिन उनका गांव गोलेश्वर कराड़ रेलवे स्टेशन पे 151 बैलगाड़ी लेकर के पहुंच गया उनके स्वागत के लिए। और साथ में थे ढोल नगाड़े, और साथ में थी हजारों फूलों की मालाएं, और पूरा गांव जश्न का माहौल मना रहा था। उसके 1 साल बाद लगभग उन्हें महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई, और वो तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स लड़ते रहे। उनसे जो भी प्राइज मनी मिलती थी उससे वो अपना उधार और कर्जा चुकाते थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नए प्लेयर्स को कोच भी किया, और पुलिस की सैलरी से जो पैसा मिला उससे उन्होंने काफी लोगों का पैसा लौटाया और अपना घर भी वापस लिया। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि उनकी कहानी थोड़ी सी दर्दनाक भी है, और वो इसलिए क्योंकि 1984 में उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ और जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात जो मुझे लगती है कि शायद वो अकेले ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट होंगे जिनको कोई पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिला होगा। और ये अवार्ड और ये ब्रॉन्ज मेडल तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने ये मेडल जीता था। उनके मरने के 16 साल बाद शायद सरकार को कुछ लगा होगा, तो उन्होंने सन 2000 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। के.डी. जाधव की ये कहानी से 2-3 लेसन हैं जो मैं अपने युवाओं को ज़रूर बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप मेहनत करें तो आप कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स कुछ भी उनके फेवर में नहीं था, एक्सेप्ट उनके दोस्त, उनके गांव वाले, उनके जान पहचान के लोग। और मेहनत के अलावा जो दूसरी क्वालिटी मुझे उनके अंदर नज़र आई वो है ऑनेस्टी। उन्होंने अपनी पूरी नौकरी करके और कोचिंग देके और बाकी के कॉम्पिटिशन्स लड़के सबका कर्जा और लोन वापस किया। अगर आपको ये बायोग्राफी वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मैं ऐसे ही और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।